दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गाजा के हालात पर गहरी चिंता जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार पर गाजा की तबाही और ईरान पर इजरायल के हमले को लेकर चुप रहने के आरोप लगाए हैं। अभी आपने सोनिया गांधी के बीमार होने की खबर सुनी होगी। 15 जून को उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पेट से जुड़ी तकलीफ की वजह से वो अस्पताल में दाखिल की गई थी और इसके बाद 19 जून को स्थिति में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। और अब उनसे जुड़ी खबर गाजा को लेकर चर्चा में है। दरअसल उन्होंने आज अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने गाजा को लेकर अपने मन के उद्गार जाहिर किए हैं। जाहिर है, सोनिया गांधी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, तो उनकी बातों की खास अहमियत है। अब यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सोनिया गांधी गाजा और ईरान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर सरकार पर क्यों हमलावर हैं और किस अंदाज में हमलावर हैं, उन्होंने कहा क्या है, ये जानना बेहद अहम है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि गाजा में तबाही और ईरान के खिलाफ शत्रुता पर नई दिल्ली की चुप्पी उसकी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली है। सोनिया गांधी के लिहाज से नई दिल्ली यानी देश की सरकार की जो चुप्पी है इजरायल के ईरान और गाजा पर हमले को लेकर, वो जो नई दिल्ली की कूटनीतिक परंपराएं रही हैं उनके लिहाज से उससे विचलित करने वाली है, उससे अलग दिख रही है उन्हें। सोनिया गांधी लिखती हैं कि कांग्रेस ने ईरान की जमीन पर बम धमाकों और टारगेटेड किलिंग की निंदा की है। इस टारगेटेड किलिंग को लेकर सोनिया गांधी लिखती हैं कि इससे संघर्ष और भी तेज होगा और इसके गंभीर और वैश्विक नतीजे होंगे। ऐसा भाव है सोनिया गांधी के लेख के इन शब्दों का। सोनिया गांधी ईरान का जिक्र करते हुए गाजा की भी याद दिलाती हैं और इजरायल के ईरान पर हमले को क्रूर और असंगत बताती हैं। वे लिखती हैं कि गाजा में अपने क्रूर और असंगत यानी अनजस्टिफाइड अभियान सहित इजरायल की कई हालिया कार्रवाइयों की तरह ये ऑपरेशन नागरिक जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता की पूरी तरह अनदेखी के साथ अंजाम दिया गया था। ये अस्थिरता को और भी गहरा करने वाला है और संघर्ष के बीज बोने वाला है। सबसे खास बात यह है कि सोनिया गांधी ने शुक्रवार यानी 13 जून 2025 को ईरान पर हुए इजरायल के हमले की शुरुआत का जिक्र करते हुए लिखा है कि 3 जून 2025 को दुनिया ने एक बार फिर एक तरफा सैन्यवाद के खतरनाक नतीजों को देखा, जब इजरायल ने ईरान और उसकी संप्रभुता के खिलाफ एक बेहद परेशान करने वाला और गैर कानूनी हमला किया। ये शब्द हैं सोनिया गांधी के। अब सोनिया गांधी ने जो बातें लिखी हैं वो सोच समझकर ही लिखी होंगी। ईरान पर क्या कहना है, गाजा पर क्या कहना है, इजरायल पर क्या कहना है और ईरान पर इजरायल के हमले के बीच में गाजा की याद कैसे और किस रूप में दिलानी है, ये नाप तौल कर ही कहा होगा। ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी की एक लाइन होती है और सर्वोच्च जो नेता होते हैं, आला कमान के कुछ नेता, वो उसी लीक पर चलते हैं जिसे पार्टी लाइन भी कहा जाता है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी की गाजा को लेकर ईरान के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन पर क्या आधिकारिक रुख है पार्टी का, क्या आधिकारिक स्टैंड है। सोनिया गांधी ने जो कुछ लिखा है उससे साफ हो गया। अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या सोनिया गांधी ने इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी संगठन हमास के हमले को लेकर क्या कुछ लिखा था? सिर्फ इतना कि हिंसा का सभ्य दुनिया में कोई स्थान नहीं है, हिंसा की सभ्य दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ लिखा था तब सोनिया गांधी ने, सिर्फ इतना भर लिखा था कि हमने स्पष्ट रूप से हमले की निंदा की थी और फिर इजरायल के लिए बात खत्म हो गई थी। दरअसल पिछली बार भी सोनिया गांधी ने लेख लिखा था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था इजरायल पर हमास की तरफ से और उसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई की थी। तो 30 अक्टूबर 2023 को सोनिया गांधी का लेख द हिंदू अखबार में ही प्रकाशित होता है और उन्होंने ये बातें कही थी कि सभ्य दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है। इजरायल को लेकर ये बात कही थी इतनी भर बात तब, जबकि हमास के हमले में इजरायल में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे। इनमें 730 से ज़्यादा आम नागरिक थे, इनमें भी 36 बच्चे थे, इसमें करीब 79 विदेशी नागरिक भी थे मारे जाने वालों में। हमला कहाँ हुआ था ये बता दूं आपको, एक रिजॉर्ट पर हमला हुआ था जहां लोग छुट्टियां मना रहे थे, नाच गा रहे थे। यहाँ सिर्फ हमला ही नहीं हुआ, तकरीबन 250 लोगों को हमास के आतंकवादी खींचकर अगवा कर गाजा पट्टी भी ले गए। इनमें इजरायली सैनिक भी थे और सबसे बड़ी तादाद आम इजरायली नागरिकों की थी, जिनमें कई महिलाएं थीं। इनके साथ सरेआम क्या हुआ था, सोनिया जी ये सारी डिटेल आप तक पहुंची ही होगी, अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि हमास ने क्या किया था। हमास ने जो किया था वो क्रूरता, मानवीयता का चरम था। महिला सम्मान को जिस तरह गाजा पट्टी की सड़कों पर तब नीलाम किया गया था, उसके बाद आप ही बताइए गैरतमंद देश को क्या करना चाहिए। और आपको याद होगी हिंदुस्तान के उस महाभारत की कथा, क्या आप भूल गई? एक द्रौपदी के अपमान का नतीजा क्या हुआ था? महाभारत हुआ था, जिसे कृष्ण भी तब चाह कर रोक नहीं पाए थे। रही बात इजरायल के जवाब की, तो क्या हमास को अंदाजा नहीं था कि ऐसे हमले का बदला इजरायल किस तरह लेगा?
क्या हमास के उन समर्थकों को जो गाजा पट्टी में रहते हैं और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगर इजराइल के नागरिकों की इस तरह हत्या की जाएगी, अगर इस तरह बंधक बनाया जाएगा, अगर महिलाओं का इस तरह अपमान किया जाएगा, तो इसका बदला इजराइल किस तरह से लेगा? अब आज जो हो रहा है और जो 2023 अक्टूबर के बाद हो रहा है, उसका अनुमान तो सबको होना चाहिए था। सोनिया जी, आपने द हिंदू में 30 अक्टूबर 2023 को जो लेख लिखा था, उसमें हमास के हमले को इजराइल के लिए विनाशकारी बताया था। तब आपने लिखा था कि इजरायली राज्य की शक्ति अब उस आबादी से बदला लेने पर केंद्रित है जो काफी हद तक उतनी ही असहाय है जितनी कि निर्दोष। जी हाँ, निर्दोष शब्द का इस्तेमाल किया था। तब उन्होंने इजराइल के सबसे शक्तिशाली सैन्य शस्त्रागारों में से एक की विनाशकारी शक्ति उन बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर बरसाई जा रही है जिनका हमास हमले में कोई हिस्सा नहीं है। इसके बजाय वे अधिकांशतः दशकों से भेदभाव और पीड़ा के केंद्र में रहे हैं। सोनिया गांधी के ये शब्द तब थे जबकि इजराइल ने बदले की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू ही किया था। महीना अक्टूबर का था और साल 2023 का। तब 30 अक्टूबर को द हिंदू में ही लेख लिखती हैं सोनिया गांधी और ये बातें कहती हैं। अब उन्होंने उसी तरह का एक लेख फिर लिखा है जबकि गाजा पट्टी से लेकर ईरान तक इजराइल के हमले तेज हो चले हैं। अब मेरा कहना है कि ये सच है बिल्कुल कि फिलिस्तीन के आम लोग दोहरी चक्की में पिसते रहे, इनमें बड़ी तादाद मासूमों की है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर कोई भी विश्लेषण एक तरफा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह कि आप अहमदाबाद के दंगों की बात करें और गोधरा के नरसंहार को बिल्कुल किनारे कर दें, उसकी चर्चा न करें और सिर्फ अहमदाबाद के दंगों का ही जिक्र करें। अब सवाल है कि क्या इजराइल की पीड़ा के लिए दो शब्द अपनी तरफ से बोलना इंसानियत के लिए बोलने से अलग है? क्या यहाँ सेलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि अगर हम फिलिस्तीन में जो कुछ इजराइल कर रहा है बदले की कार्रवाई के तहत, वो बिल्कुल गलत है, गजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और उसकी हम आलोचना कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन इजराइल की पीड़ा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे? ये पार्टी लाइन को शायद सूट नहीं करता क्या? जालिम तो जालिम होता है, चाहे इधर का मारे या उधर का मारे, कोई कहीं का मारे। जालिम अगर ज्यादती करता है निर्दोषों पर तो इसे पहचानने का चश्मा अलग क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर 7 अक्टूबर 2023 का हमास का इजराइल पर हमला नहीं होता तो फिर गाजा में तब से अब तक जिस तरह हजारों मासूमों की जाने गई वो नहीं जाती। देखिए, किसी भी निर्दोष का लहू कहीं भी गिरे, कहीं भी मजलूम मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान जानवरों की तरह मार दिए जाएं तो इंसानियत चीखती है। लेकिन इस पर कुछ बोलने और लिखने का अप्रोच सेलेक्टिव हो तो इसे वास्तविक दर्द और चिंता माना जाना मेरे जैसे लोगों के लिए तो कठिन होता है। क्योंकि आप एक तरफ की पीड़ा के लिए कुछ और बोलें और दूसरे के लिए कुछ और, तो फिर सवाल तो उठेंगे। दर्शकों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसका मुख्य साजिशकर्ता इस्माइल हनिया बताया गया। वो कतर में रहता था, ये आतंकवादी, जहाँ उसके आतंकी ग्रुप का मुख्यालय था। यहाँ आपको बता दें कि इस्माइल हनिया कहाँ मारा गया। इसे इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर किया था। जुलाई 2024 में जब हनिया तेहरान की यात्रा पर था तभी उसे इजराइल ने उड़ा दिया। इजराइल ने खुद कबूला था कि हमने ढेर किया है इस्माइल हनिया को। तो जाहिर सी बात है कि ईरान का क्या कनेक्शन है हमास से और किस तरह हमास को मिल रहे समर्थन में ईरान का योगदान है, इस पर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं और दुनिया जानती है कि क्या सच्चाई है। तो गाजा से ईरान का क्या कनेक्शन है उसे भी समझा जाना चाहिए। हमास के हजारों आतंकवादियों को खाद, पानी, हथियार कहाँ से मिलता है, कौन देता है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक मुल्क अगर खुद पर हमला झेले और सब कुछ देखकर भी चुप रहे, ये मुमकिन नहीं। अब रही बात कि कौन सा हमला या टारगेटेड किलिंग कानूनी है या गैर कानूनी, ये कौन तय करेगा? हर देश अपने दुश्मनों को तबाह करने को अपने बचाव का अधिकार बताता है। हम लगातार देख रहे हैं और कहते भी हैं कि जंग में सब कुछ जायज़ होता है। रही बात हिंदुस्तान के नज़रिए की, तो यहाँ इजराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी उतना ही करीबी दोस्त। यूक्रेन और रूस वाले मामले में भी तो कुछ यही था। हमारा पक्ष तब क्या था, हमें याद रखना चाहिए। हमारा पक्ष था न्यूट्रल रहने का। हम सीधे सीधे इस युद्ध को लेकर किसी के साथ नहीं थे। सोनिया जी, आप क्या चाहती हैं कि भारत सरकार अपनी विदेश नीति को प्रो गाजा और प्रो ईरान इस वक्त घोषित कर दे, इजराइल को अचानक किनारे कर दे? इसका नतीजा जानती हैं आप? करगिल की जंग में जब हमें सख्त सैन्य मदद की दरकार थी तो भला कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हुआ था? इजराइल ना, याद है ना? और कूटनीति में रही बात नैतिकता की, तो शायद ये शब्द डिप्लोमेसी की डिक्शनरी में भी आज के दौर में ओझल ही दिखें। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। कभी जनता पार्टी की सरकार के दौरान फिलिस्तीन के लिए जमकर आवाज उठाने वाले, खुलकर खड़े होने वाले और नरम कोना रखने वाले तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने इजराइल के साथ रिश्तों का अध्याय पलट दिया था। नई नीति में भारत का दिल फिलिस्तीन के साथ और दिमाग इजराइल के साथ नजर आ रहा था। जी हाँ, कूटनीतिक विशेषज्ञों ने कुछ यही टिप्पणी की थी
और फिर इजराइल से संबंध मजबूत किए गए तब कांग्रेस की सरकार थी और इसे लगातार मजबूत किया गया। तब तो यासर अराफात भी जिंदा थे, भारत के पारंपरिक दोस्त, और उन्होंने भी बूझे मन से ही सही लेकिन इस सच को लगभग कबूल कर लिया था। कहने का मतलब ये कि बदलाव शाश्वत है और सियासत विरासत के लिहाज से नहीं चल सकती। न तो अब वो दौर है कि फिलिस्तीनी जनता के साथ होने की बात जताने के लिए हिंदुस्तान का डाक विभाग डाक टिकट जारी करे और न ही कुछ खुला ऐलान करे। ये वक्त अब नहीं है, शायद इस वक्त ऐसा हो ही नहीं सकता। नया हिंदुस्तान कह रहा है कि हम दोस्तों के दोस्त हैं और रहेंगे, लेकिन जो समय के मुताबिक सही होगा वही करेंगे, वही कहेंगे। बाकी सियासत तो चलती रहती है, सवाल वोट का जो है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपने दी भगवा को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के अभी कर लें। हमें X पर भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। इससे हमारे विचारों की आवाज़ और भी मजबूत होगी, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। हमें इसी तरह चाहिए आपका प्यार। अभी के लिए नमस्कार।